हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में। और देखो यहाँ अपन बात कर रहे थे चैप्टर एनएलएम के बारे में फ्रॉम क्लास 11th। और लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी कर लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, और वो कब कब कंजर्व रहेगा मोमेंटम, ये सारे केस अपन स्टडी कर लिए वन बाय वन। ऑल राइट, आज अपन बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, है ना, कि नेचर में कौन कौन से फोर्सेज और है ना और भी होते हैं। क्योंकि एक आधे फोर्स आपको ना पहले से मालूम है तो वो भी अपन पढ़ेंगे, और कुछ जो एडिशनल फोर्सेज है जो ऐड होने वाले हैं वो भी अपन स्टडी करेंगे, है ना। तो आप लिखो आज हेडिंग का नाम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ऑल राइट, देखो इसमें एक बार के लिए मैं पहले आपको बता दूं इसमें कि कौन कौन से फोर्सेस अपन पढ़ने वाले हैं, उनके नाम क्या होंगे। तो पहला अपन पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स या इसका एक और नाम क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स, है ना, कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स, इसके तीन नाम हो सकते हैं ना। जनरली इसको अपन पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स के नाम से, है ना, नॉर्मल फोर्स। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं इसमें कि एक आएगा इसमें वेट फोर्स, है ना, वजन, किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद का वजन, है ना। इसका एक और नाम क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सारे फोर्सेस के वैल्यूज कितनी होती है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, और ये फोर्सेस किस साइड में एक्ट करते हैं, ये सारी बातें अपन स्टडी करेंगे। थर्ड जो अपने आएगा यहां पर वो आएगा टेंशन फोर्स, है ना, टेंशन फोर्स। ऑलराइट, कि टेंशन फोर्स कहां बनेगा और ये किस साइड में एक्ट करेगा। ऑलराइट, जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो आपका आएगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब ये फोर्स जो है स्प्रिंग में काम करेगा, स्प्रिंग के अंदर, और ये जो है वो एक स्ट्रिंग में काम करेगा। ये होता है इन स्ट्रिंग, मतलब कि धागे के अंदर काम करेगा, धागा मान लो आप। और ये कहां काम करेगा, इन स्प्रिंग। और इसके बाद में लास्ट जो फोर्स पढ़ने वाले हैं अपन इसके रिगार्डिंग वो आपका आएगा स्यूडो फोर्स, है ना, स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। इन सब फोर्सेस को एक बार पढ़ने के बाद में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे, है ना, अप टू आईआईटी और नीट, ठीक है ना। तो दोबारा नाम पढ़ लो इनके एक बार के लिए आप, नॉर्मल फोर्स, वेट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। ऑलराइट, तो अब पहले आप लगाओ हेडिंग का नाम, है ना। थ्योरेटिकली इनको अपन इतना नहीं पढ़ने वाले, थ्योरेटिकली मैं आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, बस इनकी जो मैग्नीट्यूड है कि किसका फॉर्मूला क्या होता है ये बात, और किसका डायरेक्शन किस साइड में होता है ये बात, दो बातें अपन करेंगे, है ना। तो थ्योरेटिकली कम लिखेंगे अपन और कॉन्सेप्चुअली इसको अपन ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले नंबर पे लिखो आप वेट फोर्स या ग्रेविटी फोर्स, है ना, जो आप जानते हो। मैं स्टार्टिंग वहां से कर रहा हूं, इसके बारे में आप कुछ जानते हो पहले से भी, है ना। ऑलराइट, तो पहले नंबर का फोर्स पढ़ रहे हैं अपन इसमें वेट फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये फोर्स काफी कॉमन फोर्स है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो बचपन से आप, है ना, कि हर किसी मास को, भले ही अपन लोग मान लो या कोई ऑब्जेक्ट मान लो, या चौक मान लो, डस्टर मान लो, कुछ भी आप मान लो, यूनिवर्स में यदि कोई भी मास m है तो उस m मास को जो अर्थ है वो अपनी ओर खींचती है ना। जैसे मान लो इसको मैं ड्रॉप करूं यहां से पेंसिल को, चौक को, तो ये कहां मूव करेगी, ये नीचे की ओर मूव करेगी। तो इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी फोर्स, है ना। एंड दिस इज ऑलवेज नेचर ऑफ अट्रैक्शन, हर बार एक कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा ये। तो जैसे मान लो कि एक m मास है, और यदि m मास को मैं यहां से फ्रीली छोड़ दूं मैं, तो ये नीचे की ओर मूव करेगा। तो इसका जो वेट है, जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड काम करता है। कहां काम करेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, या बेटर रहेगा इसको आप याद करो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटी फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। तो लिख लो आप इसमें ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा हमेशा mg के बराबर, कि यदि ऑब्जेक्ट का मास m है तो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, mg होगा। या जो वेट फोर्स है, जो उसका वजन है वो कितना होगा, उसका mg होगा। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑलवेज
ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। ये लो, डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अब जैसे मानो कि एक एग्जांपल लूँ मैं आपके सामने कि यहां पर मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो बताओ कि इस वाले m मास पर एक फोर्स काम कर रहा होगा, है ना। इसका जो वजन है वो हमेशा ना एक्ट करता है, तो जो ग्रेविटी फोर्स है वो कहां काम करेगा, हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, तो mg फोर्स नीचे काम करेगा। अभी बाकी और भी फोर्सेज यहाँ पे काम कर रहे होंगे मे बी, बट अभी अपन ने उनको डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अभी उनकी बात भी नहीं कर रहा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, आप उसके ऊपर फोकस करो ओनली, कि इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स डेफिनेटली काम कर रहा है, जो आपने अभी पढ़ लिया, उसका नाम क्या होगा, mg फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। अच्छा, मान लो मेरे पास में कोई ऐसा प्लेन होता इस टाइप का, इसको अपन बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। इसके उसको प्यार से अपन ये बोल सकते हैं वेज, WEDGE, वेज। अब मान लो कि इस प्लेन के ऊपर एक मास यहां रखा हुआ रहता, यहां पर एक मास m, तो इस वाले मास के ऊपर भी एक फोर्स काम करता अभी। अच्छा ध्यान दे, इस वेज के ऊपर भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, खुद का वजन mg, बट जनरली अपने को इस वेज को स्टडी नहीं करना होता है, अपन स्टडी करते हैं इस ब्लॉक के बारे में। तो मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स है वो किस साइड काम कर रहा है, क्योंकि फोर्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है अपनी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तो इस ब्लॉक का जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड काम करेगा अभी भी, तो ये करेगा इस साइड में mg फोर्स, ठीक है ना, ऐसे काम करेगा। और जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई ऐसा एक रैंप है इस टाइप का, ये कोई रैंप है, और मान लो किसी टाइम पर, सर्टेन टाइम पे एक ब्लॉक यहां पर है m मास का, तो अगेन इस m मास के ब्लॉक पे जो ग्रेविटी फोर्स है वो कहां काम कर रहा होगा, तो वो अगेन डाउनवर्ड ही काम करेगा। तो आई थिंक ये सबसे आसान वाला फोर्स है, वेट फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। इसका वैल्यू कितना होगा, mg होगा, एंड डायरेक्शन विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। देखो बच्चे गलती यहां पर ये करते हैं कि वो mg फोर्स को यहां लगा देंगे, mg फोर्स को यहां लगा देंगे इस साइड में, कि इस वाले ब्लॉक पे जो mg फोर्स है वो इधर काम कर रहा है। नहीं, ये रॉन्ग है, ये सही है इसमें, है ना। तो इसको आप नोट कर ले, हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको आना चाहिए, एंड जो डायरेक्शन है वो आपको आनी चाहिए। यदि डायरेक्शन आपने गलत मान ली गलती से, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, गलत ही आएगा डेफिनेटली ना। उतार रहे इसको ना, ऑलराइट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो फोर्स आएगा अपना वो रहेगा कांटेक्ट फोर्स, ना, कांटेक्ट फोर्स। एक मिनट ना, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का फोर्स पढ़ रहे हैं अपन, वो आपका रहेगा इसमें कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब इसका नाम नॉर्मल फोर्स क्यों है, देखो नॉर्मल इसलिए है कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसका नाम कांटेक्ट भी क्यों है, क्योंकि ये फोर्स ओनली कब आएगा प्ले में, ये ओनली तभी प्ले में आएगा जब दो बॉडीज में क्या हो, कांटेक्ट हो, या दो सरफेस में क्या हो, कांटेक्ट हो, कनेक्शन हो, है ना। जैसे मान लो एक काम करिए अपन कि यहां पर इसमें लिखो आप, whenever there is contact between two different surfaces, then contact force do act, है ना, do act। तो आज के बाद में यदि आपको लगे कि कोई बॉडी दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है, टच में है, तो वहां पर ये जो फोर्स है वो एक्ट करेगा, वहां पर ये फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। ऑलराइट। अच्छा, अब देखते हैं कि ये फोर्स कितना बनेगा और किस साइड बनेगा, है ना, किस साइड बनेगा। तो जैसे लेट सपोज मेरे पास में एक सरफेस है, यहाँ पे ग्राउंड मान लो, और इस ग्राउंड के ऊपर एक ये मास मान लो आप। अब बताओ कि क्या यहां पर किन्हीं दो सरफेस में कांटेक्ट है क्या, तो हाँ है। एक तो जो ब्लॉक की सरफेस है ये वाली, है ना, लोअर मोस्ट, और एक जो ग्राउंड है, उन दोनों में क्या कांटेक्ट है, कनेक्शन है। तो अब ये फोर्स काम करेगा, है ना। अब देखो ये फोर्स बेसिकली जो न्यूटन का थर्ड नियम है,
न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, वहीं से जनरेट हुआ है कि जैसे मान लो कि इसने इस ब्लॉक को पुश किया किसी फोर्स F से, तो आपको मैंने वहां कहा था कि ये सरफेस भी क्या होगी, इस ब्लॉक को पुश करेगी फोर्स F से। तो जब भी कनेक्शन होगा, कांटेक्ट होगा, तो वहां पर एक पेयर ऑफ फोर्स बनता है, एक फोर्स का पेयर बनता है ना, कि इसका फोर्स यहां लगता है और इसका फोर्स यहां भी लगता है। लेकिन अभी बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कि इसका मास m मान लो, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स तो कौन सा काम कर रहा होगा, mg, ये आपने पहले ही पढ़ लिया। इसी ब्लॉक पर एक और फोर्स काम कर रहा है, वो काम करेगा इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट में भी है ना। तो सरफेस जो है वो इस ब्लॉक को पुश करने की टेंडेंसी में है ना, कि यदि देखो ये ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहां दो फोर्स बनेंगे, हालांकि एक फोर्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फोर्स कहां बन रहा है, ग्राउंड के ऊपर बन रहा है, और ग्राउंड की अपन स्टडी करते ही नहीं है अपन। तो इस सरफेस ने पुश किया ग्राउंड को नीचे की ओर, टेंडेंसी में है, पुश कर नहीं पाएगा, वो अलग बात है। तो इस ब्लॉक ने इस ग्राउंड को पुश किया नीचे की ओर, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ग्राउंड ने पुश किया ब्लॉक को ऊपर की ओर। अब ये जो फोर्स है वो ब्लॉक के ऊपर है, और मुझे ओनली क्या पढ़ना है, ब्लॉक के फोर्सेस पढ़ने हैं कि ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक पे एक और फोर्स काम करेगा, उसका नाम रहेगा कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से, कैपिटल N से। तो इस ब्लॉक पर, इस m मास के ब्लॉक पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक mg जो खुद का वेट है, और एक नॉर्मल जो इस सरफेस ने इसके ऊपर अप्लाई किया है ना। नो डाउट इस ब्लॉक ने भी इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया होगा n, बट मुझे इस सरफेस को स्टडी नहीं करना है, मुझे सरफेस के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करना है, मुझे स्टडी करना है ब्लॉक के बारे में। तो मैं अभी ओनली उन्हीं फोर्सेस पे फोकस कर रहा हूं जो ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, जो ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। तो ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है mg ड्यू टू अर्थ, और एक लग रहा है n ड्यू टू कॉन्टेक्ट या ड्यू टू सरफेस, है ना। अच्छा, तो देखो ये जो फोर्स है ना, अच्छा अब देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये काम करेगा, सरफेस यहां पर ये है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी और एंगल पे नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मैथ्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ऑलराइट। अच्छा, इसको आप नोट करें, और मैं आपको यहां पे लिखवा दूं कि कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स इज ए पुश फोर्स, इज ए पुश फोर्स। हमेशा सरफेस उस ब्लॉक को पुश करने की टेंडेंसी में रहेगी। बताओ कि ये सरफेस जो है इस ब्लॉक को कहां पुश कर सकती है, ऊपर की ओर। अरे नीचे की ओर तो उसको पुल करना हो गया, बट ये भी आप ध्यान रखें कि नॉर्मल फोर्स इज ए पुश फोर्स। हमेशा कैसा होगा, ये पुश फोर्स होगा। तो ये सरफेस जो इसको पुश करेगी, और पुश ओनली ये कहां हो सकता है, ऊपर की ओर, है ना। तो हमेशा ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स सरफेस से दूर लगता है, सरफेस की ओर नहीं, सरफेस से दूर, अवे फ्रॉम सरफेस, एंड 90 एंगल पे काम करेगा, 90 के एंगल पे काम करेगा। अच्छा, इसको आप नोट कर ले, ऑलराइट, इसको आप नोट करें। अच्छा, अब देखो जैसे ग्रेविटी फोर्स है, तो ग्रेविटी फोर्स तो फिक्स है कि वो कितना होता है, mg होता है, वो तो एब्सोल्यूट है। बट नॉर्मल फोर्स कितना होगा, दिस थिंग डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जैसे अभी बात करूं मैं कि अभी इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कितना है, तो देखो अभी ये ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। देखो अभी ये ब्लॉक किस में है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है। तो इसका जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। पहली बात तो अपने माइंड में आप ये सेव करें कि यदि कोई चीज रेस्ट के ऊपर है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस सिस्टम का, उस बॉडी का नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब देखो कि इस ब्लॉक पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक N काम कर रहा है ऊपर की ओर, एक mg काम कर रहा है नीचे की ओर। इन दोनों फोर्स के काम करने के बावजूद भी ये ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। इट मींस कि नेट फोर्स क्या करना है आपको, इसका 0 करना है। और नेट कब 0 होगा, जब n क्या होगा, mg के बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नेट कितना आएगा उसका, 0 आएगा। तो अभी अपन ये लिख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या अपना आ गया, mg आ गया। अब जो भी मास होगा उसको आप यहां रखना, ग्रेविटी फिक्स है, 10 होती है, तो यहां से जो नॉर्मल फोर्स है वो इतना आपका आ जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स डिपेंड ब्लॉक बाई ब्लॉक, ऑलराइट, इसको आप नोट कर ले।
है ना। काफी कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट फोर्स है ये वाला नॉर्मल फोर्स। अभी एक आधे एग्जाम्पल अपन और लेंगे और शायद आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर में ना, इसको आप नोट कर ले। ठीक है, ओके। देखो इसमें जैसे मैं एक आध एग्जांपल और लूं, अभी अपन वही पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स ही पढ़ रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये इतना आसान फोर्स नहीं होता है। जितना आसान ग्रेविटी फोर्स था उतना आसान ये नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक मेरे पास में ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई ब्लॉक मान लो लकड़ी का अपना, इस ब्लॉक पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा m मास का, ये मास m इसका है। तो अब बताओ कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, है ना। मुझे इस ब्लॉक के बारे में कुछ भी कंसल्ट नहीं करना, इस वेज के बारे में, क्योंकि मुझे जनरली क्या करना है कि मुझे इस ब्लॉक को पढ़ना होता है, क्योंकि यही ब्लॉक मूव करेगा तो ये तो मूव करेगा नहीं, है ना। अच्छा, तो इसका मास आपको मैंने m गिवन है, m दे रखा है। बताओ कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, जितने पॉसिबल फोर्स इस पे काम कर रहे हैं वो सबके सब आप बताओ मुझे विथ प्रॉपर डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स के केस में आप डायरेक्शन को कैजुअल नहीं ले सकते आप कि ठीक है कुछ भी मान लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में गलती करते ही आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा डेफिनेटली। बताओ कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो एक तो आपने पहले पढ़ा था ग्रेविटी फोर्स, वो तो हर बार ही काम करेगा, है ना। तो यहां पे आएगा आपका एक ग्रेविटी फोर्स mg, यहां पर mg, है ना। अच्छा, इसी ब्लॉक का कांटेक्ट सरफेस से भी है, इसकी सरफेस से भी है, तो इस ब्लॉक पे एक और फोर्स काम करेगा नॉर्मल फोर्स, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर, पुश करने की टेंडेंसी में। तो बताओ कि ये सरफेस जो है, या आप ये बोल दो कि ये वेज जो है, ये वेज इस ब्लॉक को कहां पुश करेगा, अपने से दूर इस साइड में 90 के एंगल पर ऐसे। अब की बार नॉर्मल को आपको यहां नहीं दिखाना, आपको नहीं, क्योंकि अब की बार सरफेस ऐसे टिल्ट हो रखी है, तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल फोर्स पे यहां पे बनेगा। तो अभी इस ब्लॉक पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो n काम कर रहा है इस साइड में और एक mg काम कर रहा है डाउनवर्ड, ये लो, है ना। हालांकि एक और n यहां पे एक्ट कर रहा है इस वेज के ऊपर, वो इस साइड में एक्ट कर रहा है, बट अभी आपको उस ब्लॉक के बारे में कुछ भी कंसल्ट नहीं करना है। अभी अपन स्टडी कर रहे हैं ओनली ब्लॉक के बारे में जो इसके ऊपर है, क्योंकि फ्यूचर में यदि मोशन होगा तो इसी ब्लॉक का हो पाएगा, इस वेज का कभी नहीं होगा। ऑलराइट, इसको आप नोट करें एक बार के लिए। अच्छा, जैसे मान लो कि मेरे पास में ऐसा कोई एक रैंप है, मान लो, है ना, ये एक मान लो कोई रैंप मान लिया अपन ने, ये एक सिस्टम मान लो आप यहां पर, और एक ब्लॉक को मैंने यहां से रिलीज कर दिया, फ्रीली छोड़ दिया इसको यहां, इसका मास आप m कंसिडर कर लो आप। अब बताओ कि जब ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा स्लाइडिंग करते हुए, यहां से यहां आएगा एंड देन फर्दर ये यहां से यहां भी आ सकता है। यदि यहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एब्सेंट है, तो उस केस में ये ब्लॉक यहां से मूव करते हुए वापस से वहां आ सकता है, मे बी चांसेस है। ऑलराइट, अच्छा, अब बताओ कि जैसे मान लो किसी टाइम पर ब्लॉक मान लो यहां पर आ चुका है, यहां आ गया, सर्टेन टाइम पर ब्लॉक का जो पोजीशन है वो मान लो यहां आ गई है, और इसका मास तो आपको m गिवन है। ऑलराइट, अब बताओ कि इस ब्लॉक पे इस टाइम पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वन बाय वन विथ प्रॉपर डायरेक्शन, क्योंकि इन केस ऑफ फोर्स डायरेक्शन डू मैटर, है ना, डायरेक्शन को आप कैजुअली नहीं ले सकते आप। अच्छा, एक फोर्स तो यहां पे काम करेगा mg, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे आसान फोर्स है तो mg। इसी ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स काम करेगा, वो होगा नॉर्मल फोर्स, और वो होगा इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इस टाइप का है, तो इसके परपेंडिकुलर। अब देखो, परपेंडिकुलर में दो केस बन सकते हैं कि या तो फोर्स ऐसे काम करे या फोर्स ऐसे काम करे, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपके परपेंडिकुलर है। बट देखो, मैंने आपको लिखवा दिया कि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इन टेंडेंसी ऑफ पुश दैट विल ट्राई टू पुश द ब्लॉक फ्रॉम इटसेल्फ। सो यहां पे जो फोर्स बनने वाला है वो इस सरफेस के 90 एंगल पे इस साइड बनेगा बेटा, इस साइड में आएगा n। तो अगेन इस ब्लॉक पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। अभी आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करेंगे न्यूमेरिकल्स, वहां पे आपको और भी इसमें क्लियरिटी आपको आ जाएगी कि नॉर्मल फोर्स कहां काम करता है ना। इसको आप नोट करें, वी विल मूव फर्दर।
ओके, आगे देखो इसमें आप नेक्स्ट जो फोर्स पढ़ने वाले हैं अपन, वो अपना रहेगा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। अच्छा, एक और काम करो आप, पहले सारे फोर्सेस पढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो छूट गया, अपना स्किप हो गया, वो अपन पहले पढ़ते हैं अपन, क्योंकि उसकी अपने को जरूरत पड़ेगी बार बार। तो एक और एक तरीका होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं, वो अपना होगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? इसको पढ़ने के बाद में वी विल कम टू बैक आर फोर्सेस, है ना। तो पहले बीच में अपन ये पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका शॉर्ट नेम रहेगा FBD। FBD कि इससे मतलब क्या है? तो FBD होता है कि किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्सेस को विथ प्रॉपर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। तो मैं इसमें आपको लिखा हूं कि इट इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। It is a way of representation. All forces acting on mass or object with proper direction, assuming mass a point mass, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट को, उस मास को आप एक पॉइंट मास मानते हुए उस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे होंगे ना, उन सब फोर्सेस को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में आपको रिप्रेजेंट करना। उस कन्वेंशन का नाम क्या होता है? FBD। ये एक तरीका होता है। यदि आपके समझ में आएगा अच्छे से तो आगे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा ही, है ना। क्योंकि बहुत सारे फोर्स काम करेंगे ना, तो वहां पे चांसेस बनते हैं कि आप एक आधा फोर्स छोड़ दो आप। तो उस चीज से बचने के लिए वी विल ऑलवेज ड्रॉ FBD, कि किसी भी ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो ये इसका डेफिनेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसका मतलब है, जो कॉन्सेप्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप नोट कर ले एक बार के लिए, और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बारे में और भी। जैसे अपन एक काम करें कि लेट्स सपोज कि यहां पर एक ब्लॉक है। सबसे आसान केस ले रहा हूं मैं एक बार पहले, कि ये मान लो एक M मास का ब्लॉक है। मैं आपसे पूछूं कि ड्रॉ FBD ऑफ मास M। ड्रॉ FBD ऑफ मास M, कि इस मास M का FBD क्या बनेगा? FBD एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सारी फोर्सेस को। तो आप एक काम करो कि इस M मास को आप यहां पे अलग से मान लो, एक बार के लिए पॉइंट मास मान लो, आप पॉइंट मास मान लिया M मास, वो मास M ही है, उसी का एक अल्टरनेटिव अपने यहां ड्रॉ कर रहे हैं अपन, है ना। वही चीज अपने यहां ड्रॉ करेंगे। अब बताओ कि उस M मास पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? उस M मास पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। अभी अपन ने बात कर ली, एक तो यहां बन रहा है mg फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, और एक यहां बन रहा है नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर। तो mg फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो उसको आप यहां इस एरो से शो करो आप, mg। और जो नॉर्मल फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल 2 जगह काम कर रहा है, बट मुझे किसका ड्रॉ करना है? FBD ब्लॉक का, इस वाले मास का, ऊपर वाले का। तो इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर की ओर काम करता है, तो उस एन को आप यहां शो करो ऊपर की ओर विथ प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये जो अपन ने बनाया है ये है FBD, कि देखो सारे फोर्स, जो भी फोर्स पॉसिबल है वो सारे अपने दिखा दिए इसको पॉइंट मास मानते हुए। हाँ, इस क्वेश्चन में 2 ही फोर्स काम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में 2 फोर्स ही काम कर रहे हैं, तो 2 फोर्स दिखा दिए मैंने आपको। किसी क्वेश्चन में किसी ब्लॉक पे 3, 4, 5 फोर्स काम कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हर फोर्स को अपन दिखाएंगे, है ना। ऑलराइट, एक और सवाल देखो इसमें आप। जैसे मान लो कि यहां पर एक वेज है, और इस वेज के ऊपर एक मास यहां रखा हुआ है M। फिर सेम क्वेश्चन ये है कि इस मास M का आप FBD ड्रॉ करो आप। व्हाट विल बी FBD ऑफ दिस मास M? FBD मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फिर से उस मास को आप एक यहां मान लो, पॉइंट मास मान लो, थोड़ा यहां मान लो, कोई बात नहीं, M। अब बताओ कि उस मास पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो यहाँ काम कर रहा होगा, एक यहाँ काम कर रहा होगा 90 एंगल पर। अभी अपन ने बात की थी। तो एक तो यहाँ पे mg फोर्स काम कर रहा है नीचे की ओर, और यदि मैं एक आसान दिखाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँ,
1 से, ये वेज की लाइन है ना, और एक फोर्स काम करेगा इसके 90 एंगल पे इस साइड में, ये लो भाई। तो ये जो चीज है दिस इज द एफबीडी ऑफ मास m, एक n इस साइड में है और ये आपका mg है, ठीक है। तो ये हो गया इस ब्लॉक का एफबीडी, ये हो गया इस ब्लॉक का एफबीडी। और भी अपन आगे पढ़ेंगे अपन ना, जैसे जैसे अपन फोर्स पढ़ेंगे ना, जैसे अभी अपन ने 2 फोर्स ही पढ़े हैं, तीसरा फोर्स पढ़ लेंगे, चौथा पढ़ लेंगे, 5वां पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन एफबीडी अपन और बनाएंगे अपन, है ना। तो अभी 2 फोर्स अपने हो गए आज, है ना। अभी एक बार मैं टाइम चेक करता हूं, 1 मिनट ना, ऑल राइट, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है ना। कल से अपन जो आपके रिमेनिंग फोर्सेज है, जैसे टेंशन फोर्स बाकी रह गया, स्प्रिंग फोर्स बाकी रह गया, इसके अलावा स्यूडो फोर्स बाकी रह गया, फ्रिक्शन फोर्स बाकी रह गया, 4 फोर्स और बाकी रह गए। इन सब फोर्सेज के जो मैग्नीट्यूड्स है वो कितने होंगे एंड डायरेक्शन इनकी किस साइड में होगी, ये बातें अपन डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में पैरेलली अपन जो उनका एफबीडी है वो अपन बनाते रहेंगे अपन, क्योंकि एफबीडी का मजा आपको लास्ट में आएगा। जब सारे फोर्स पढ़ लोगे और अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको ये हेल्प करेगा। अभी तो ओनली इतना समझ लो आप कि एफबीडी उन सारे फोर्सेस को एक ब्लॉक के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक कन्वेंस होता है जो आपकी बाद में हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो आज 2 ही फोर्स पढ़े अपन ने, एक तो ग्रेविटी फोर्स पढ़ लिया, एक अपन ने नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर ऑल फोर्सेस जो बच गए ना, ऑल राइट, ठीक है बेटा, बाय।